हेलो नियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू ला फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इससे पहले हमने एक जो है लेक्चर अपलोड कर दिया है, जो है स्पेसिफिक टोटली जो है इंट्रोडक्शन पे है, ओवरऑल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है इस हवाले से। और अब जो है हम बाकायदगी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नियर्स एंड डियर्स, सबसे पहले हम आते हैं प्रीएम्बल पे। क्या इसका मतलब है? तो हर किसी एक्ट या जो रिटन लॉ है, जो जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूट, तो उससे पहले जो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीएम्बल, जिसको क्या कहते हैं तमहीद। तो इसमें ये क्या बताता है, उसका पर्पस बताता है। जो एक्ट जो लॉ है जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो प्रीएम्बल है जो बताता है उसका पर्पस, इस एक्ट का क्या पर्पस है। तो अगर हम प्रीएम्बल को जो है अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि इट इज़ ए रिटन लॉ सेक्शन, ओके, द स्टार्टिंग सेक्शन, जो कि एक एक्सटेंडेड होता है। वो सेक्शन में तो काउंट नहीं होता, लेकिन सेक्शन से भी पहले होता है। दैट एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर इट इज क्रिएशन एंड द ऑब्जेक्ट्स इट इज मीन टू अचीव। ऑब्जेक्ट्स भी बताता है, उसके रीजंस भी बताता है, और उसके जो पर्पस हैं वो बताता है। इट यूजुअली एक्सप्लेन्स इट इज पर्पसेस। तो किस पर्पस के लिए इसको जो है बनाया जा रहा है एक्ट्स को, तो वो होता है प्रीएम्बल। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्या है प्रीएम्बल? Whereas it is expedient to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief obtainable in civil suits, it is hereby enacted as follows. तो इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्या पर्पस है? ये पर्पस है, डिफाइन करता है मुकम्मल तौर पे जो भी स्पेसिफिक रिलीफ्स हैं उसको, और उसको जो हासिल करने का तरीका है वो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कम्प्लीटली तौर पे दिया गया है। और जो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स हैं वो सिविल सूट्स के थ्रू ही हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अगर इसमें अमेंडमेंट की जाती है तो लॉ के तहत स्पेसिफिक जो रिलीफ है उसके जो सर्टेन काइंड्स हैं उसके हवाले से ही अमेंडमेंट की जा सकती है, और उसके अलावा जो है जो इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये प्रीएम्बल से पहले जो बोल्ड लेटर्स में लाइन है ये ही वाजह करती है मुकम्मल तौर पे कि ये क्या एक्ट है, किसके बारे में है। तो जस्ट वन लाइन, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो मुकम्मल तौर पे ये वन लाइन जो सेंटेंस है ये आपको बताता है कि ये एक्ट किसके हवाले से है और इसका पर्पस क्या है। दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो है प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो ये इसका शॉर्ट टाइटल है, इसका नाम है। देन है लोकल एक्सटेंट, कहाँ कहाँ तक ये नाफिज अमल होगा, तो ये जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान होगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब में हो, बलूचिस्तान में ना हो, या सिंध में हो, KPK में ना हो, ऐसा नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान ये नाफिज अमल है, हर एरिया में नाफिज अमल है। जिस तरह से PPC CRPC हैं इसी तरह ये भी ओवरऑल पाकिस्तान है। देन कमेंसमेंट, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मई 1877। तो ये कमेंसमेंट जो है वो 1 मई 1877 से स्टार्ट है, लेकिन ये जो पास हुआ था वो हुआ था 7 फरवरी 1877 पे। तो ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है, ये वो लॉ है जो पास तो होता है लेकिन उसकी जो कमेंसमेंट है वो होती है फ्यूचर में। तो ये 7 फरवरी 1877 पे जो मुकम्मल तौर पे पास हो गया था, लेकिन इसकी जो कमेंसमेंट है वो हुई थी 1 मई 1877। तो इसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव लॉ। फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 2 रिपील ऑफ इनैक्टमेंट है, ये रिपील्ड सेक्शन है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। तो ये इंटरप्रिटेशन क्लास है। इस क्लास को हम, जो इंटरप्रिटेशन क्लास है इसको हम डेफिनेशन क्लास भी कहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस होती हैं जो एक्ट में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उसकी डेफिनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो इसको इंटरप्रिटेशन क्लास और डेफिनेशन क्लास कहा जाता है।
किसी एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लाज लिखा होता है, किसी में डेफिनेशन क्लाज होता है, तो ये एक ही बात है। फर्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन, इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो ड्यूटी जो लॉ के तहत है वो आ जाती है ऑब्लिगेशन में, उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। देन ट्रस्ट है, इंक्लूड्स एवरी स्पेसीज ऑफ एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप। तो ट्रस्ट में क्या क्या शामिल है कि स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक थिंग जो प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे जो इदारा है ओके वो एक्सप्रेस्ड हो, इम्प्लाइड हो और उसका लीगल जो है ओनरशिप, उसकी लीगल ओनरशिप हो। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट है, उसका एक ओनर है, दूसरे उसको चला रहे हैं। एक ओनर जो है ट्रस्ट क्रिएटर है, उसको जो चला रहे हैं जो ट्रस्टी हैं, और उसके जो बेनिफिशरी हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन वो भी कानूनी तौर पे ओके ऐसा नहीं है कि वो इलीगल हो, ठीक है, लेकिन वो कानूनी तौर पे कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप, वो कानूनी तौर पे जो है वो एक्सप्रेस्ड हो, इम्प्लाइड हो और लीगल उसका जो है वो ओनर हो। उसके बाद डेफिनेशन है ट्रस्टी की, ये हम सीख चुके हैं। जो प्रॉपर्टी होल्डर हो कानूनी तौर पे उसको हम कहते हैं ट्रस्टी। देन डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। जो लीगल इंग्लिश में लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके, उसको हम कहेंगे सेटलमेंट। फ्रेंड्स, वर्ड्स डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये इंटरप्रिटेशन क्लास सेक्शन नंबर 3 जो है स्पेसिफिक एक्ट का, इसमें ये भी है कि अगर स्पेसिफिक एक्ट में वो अल्फाज, वो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो इसमें डिफाइंड नहीं है, जिसको इसमें इंटरप्रेट नहीं किया गया है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है, तो इस वर्ड को जो स्पेसिफिक एक्ट में इस्तेमाल किया गया है और यहाँ डिफाइन नहीं है, तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि उसकी जो मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है वो सेम मीनिंग इधर ही इस्तेमाल होगी। फ्रेंड्स, ये सेक्शन नंबर जो 4 है सेविंग्स, इसका यह मतलब है कि अगर ये चीज़ें जो ABC ये दी गई हैं, ये अगर स्पेसिफिक रिलीफ में आती हैं, जिसके ज़रिए जो सिविल सूट के ज़रिए जो स्पेसिफिक रिलीफ हासिल किया जा रहा है, उसमें अगर ये चीज़ें हैं तो फिर वो स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो वैलिड नहीं है। तो इस चीज़ों को स्पेसिफिक रिलीफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट where it is herein otherwise expressly enacted. Nothing in this act shall be deemed to give any right to relief in respect of any agreement which is not a contract. फ्रेंड्स, ए में यही है कि अगर ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस पे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो वाइड हैं, जो अनलॉफुल हैं, जो एग्रीमेंट तो हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऑल वाइड एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट्स जो हैं उस पे रिलीफ नहीं मिलेगा। देन फ्रेंड्स, बी में है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract. तो दोस्तों, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो किसी भी डिप्राइव्ड बंदे को अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा उसको कंपनसेशन मिल रहा है और वो डिप्राइव्ड बंदा कॉन्ट्रैक्ट किया है या और किसी लॉ के तहत वो अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कंपनसेशन में, डैमेजेस में, और चाहता है कि
मुझे जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहे ना भी मिले, उसके बदले जो है कंपनसेशन जो है वो मिले, तो उसको ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो बार नहीं करता, उस बंदे को जो है वो रोकता नहीं है। देन फ्रेंड्स, सी में है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स। इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट को ओवरराइड करे। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो उसके तहत डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हैं उसको ओवरराइड नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 5 स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। स्पेसिफिक रिलीफ कैसे दिया जाता है? दोस्तों, अगर आप बिलीव करें कि ये जो सेक्शन नंबर 5 है ये कंप्लीट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आउटलाइन है। क्यों कि ये कैसे दिया जाता है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है और किन किन तरीके से जो है वो दिया जाता है, ये कंप्लीटली सेक्शन नंबर 5 बता रहा है। स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन, ए में है बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू ए क्लेमेंट। तो ए में है कि जो प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो ये कवर करता है। अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसको कवर करता है, क्योंकि ये जो ए है ये सेक्शन 8 से लेकर 11 तक इसको जो है वो कवर करता है। ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आउटलाइन है, तो ये सेक्शन नंबर 5 बताता है ये तरीके, इस तरीके से हम जो वो स्पेसिफिक रिलीफ हासिल कर सकते हैं, कैसे दिए जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। उसके बाद जो बी है, स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन बाय ऑर्डरिंग ए पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू। तो ये कवर करता है जो सेक्शंस हैं 12 से लेकर 41 तक, क्योंकि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो ये आ जाती है 12 से लेकर 30 तक। उसके बाद जो है कैंसिलेशन है, रेसिग्नेशन है, रेक्टिफिकेशन है, ये आ जाते हैं 31 से लेकर 41 तक। तो ये जो बी है ये उसको कवर करता है। कानून के तहत, लॉ के तहत जो कहा जाता है कि भाई ये आपको करना है, ये ऑब्लिगेशन है, तो ये कवर करता है 12 से लेकर 41 सेक्शन तक। फिर सी जो है स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन बाय प्रिवेंटिंग ए पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। ये प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं, ये इंजेक्शन जो है और प्रिवेंटिव जो रिलीफ है सेक्शन नंबर 52 से लेकर जो 57 तक ये है। तो ये कवर करता है 52 से लेकर 57 तक जो सेक्शन, सब सेक्शन जिसको हम कहें सी है। और जो सेक्शन 6 है प्रिवेंटिव रिलीफ, वो भी यहाँ हम उसको मर्ज कर देते हैं क्योंकि ये सेम डेफिनेशन है वहाँ भी। तो सेक्शन नंबर 6 जो कहता है स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 5 इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ, क्योंकि सेक्शन नंबर जो सेक्शन 6 है, 6 में ये है कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो सब सेक्शन सी है सेक्शन नंबर 5 का, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ। तो ये कवर करेगा, हम सीखेंगे 52 से लेकर 57 तक। फिर जो डी है सब सेक्शन 5, सेक्शन 5 का डी है कि स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन by determining and declaring the rights of parties otherwise than by an award of compensation। तो ये जो डी कवर करेगा, ये करेगा 42 और 43 सेक्शंस को, क्योंकि ये डिक्लेरेटरी जो डिक्रीज हैं उसके हवाले से है, तो ये 42 और 43 को कवर करेगा। फिर दोस्तों जो सब सेक्शन ई है 5 सेक्शन का, स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर। तो ये जो अपॉइंटिंग बाय रिसीवर है ये कवर करेगा 44 को। तो 44 जो सेक्शन है ये है अबाउट द रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में। तो आप दोस्तों का ये भी सवाल हो सकता है कि ये 45 सेक्शन से लेकर 51 तक जो है वो
कहाँ गए, वो कहाँ किस ज़िम्मे में आएंगे और किस सेक्शन में या किस चैप्टर में, या ये जो 5 तरीके हैं इसमें से किस में वो आएंगे। तो दोस्तों वो जो सेक्शन नंबर 45 से लेकर 51 तक ये चैप्टर नंबर 7 है ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, तो ये ओमिटेड है, इसलिए बाकी जो सेक्शंस हैं वो कवर करते हैं। ये जो सेक्शन नंबर 5 है ओवरऑल ये आउटलाइन है, क्योंकि ये सारा मैंने बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो है आउटलाइन है। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये 5 तरीके हैं जिसके तहत जो है स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है। फर्स्ट पे है बाय ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन, जो सेकंड पे है बाय ऑर्डरिंग ए पार्टी टू डू, एंड देन सी पे है बाय ऑर्डर ऑफ नॉट टू डू, देन जो है बाय डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, देन जो 5th नंबर पे है बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर। तो ये 5 तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है हम स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 तरीके हैं जिसके तहत जो है वो कोर्ट्स जो है स्पेसिफिक रिलीफ देती हैं एग्रीव्ड पार्टीज को। सेक्शन नंबर 6 प्रिवेंटिव रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड अंडर क्लास सी ऑफ द सेक्शन 5 इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 6 जो 5 का सब क्लास जिसको कहें, सब सेक्शन कहें, वो सी था। सेक्शन नंबर 7 है रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पिनल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग ए पिनल लॉ। तो जो रिलीफ है वो पिनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिनल लॉ के मकसद के लिए जो है वो रिलीफ एक्ट इस्तेमाल हो। तो ये जो है वो सेक्शन नंबर 7 बार करता है, उससे जो है प्रिवेंट करता है, उससे रोकता है। क्योंकि दोस्तों ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग सिविल राइट्स और सिविल सूट्स के लिए है, लेकिन ये इन्फोर्सिंग फॉर पिनल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 7 तक, जो है पार्ट नंबर 1। तो इसमें जो है अहम सेक्शन था वो था सेक्शन नंबर 5, क्योंकि ये सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो है वो कवर करता है, उसकी जो है कंप्लीट आउटलाइन बताता है सेक्शन नंबर 8 से लेकर सेक्शन नंबर 57 तक। तो दोस्तों इस लेक्चर से अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।